कोई लड़का या लड़की सिलेक्ट हुई है तो उनसे बात करना बंद कर दो, आप अपने लेवल पे बंद कर दो। अच्छा, हर्ट ज्यादा होंगे, खुश कम होंगे। तो अगर वो अपने साथी से संबंध रखना भी चाहता है तो भी समाज की तरफ से, साथियों की तरफ से ऐसा प्रेशर आता है कि यार वो लोग तो आपसे स्टैंडर्ड में कम हैं, उनके साथ क्या बात करना। डॉक्टर से शादी कर रहा है, टीचर से शादी कर रहा है। जो अधिकारी ना बना हो वो आने वाले टाइम में अधिकारी से ऊपर मंत्री बन सकता है। ये रियल स्टोरी बेस्ड है। और एक लव स्टोरी का भी इसमें एंगल था। जिसकी एक वजह ये थी कि वो हम है ना तोड़ नहीं पाए। नॉर्मली जो व्हाट्सएप या कोई मैसेज करें तो रिप्लाई करना बंद कर देते हैं। एंजल और ग्रीस की कहानी को दर्शकों का सबसे मोस्ट सर्च सवाल ये है कि कैलाश मांझू बिश्नोई ने कितने पैसे कमा लिए इस बुक से। 5 करोड़, 10 करोड़, 2 करोड़, फॉर्च्यूनर ले सकते हैं आसानी से। फिल्म या वेब सीरीज क्या आने वाला है बताइए आप, किसकी कहानी है ये? भाई गिरीश और एंजल शादी कर पा रहे हैं, एक नहीं कर पा रहे हैं, इसका कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा था। कैलाश जी अभी शादी करनी चाहिए या बाद में शादी करनी चाहिए? अगर उनके साथ में हमारी बात फाइनल हो रही है सोने पे सुहागा होगा। ख्वाहिशों पर अक्सर मंजूरियां भारी पड़ती है, वफाओं पर सुना है ये दूरियां भारी पड़ती है। बस फिल्मों में अच्छी होती है मोहब्बतों की कहानियां, असल जिंदगी में तो मजबूरियां भारी पड़ती है। हमारे दोस्त अशोका जी की ये लाइन है और इसी लाइंस को चरितार्थ करने वाले हमारे साथ शख्सियत मौजूद है, कैलाश जी बिश्नोई साहब। ये जो मैंने अभी लाइनें बोली थी, ये जब चल रही थी तो आपके दिमाग में सारी कहानी एक बार रिवाइज हुई? जी, ये कलेक्टर साहिबा पुस्तक का सारांश है क्या? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैंने ऐसा सुना है कि जब कुछ टूटता है तो कुछ बनता है। जी, तो आप में ऐसा क्या टूटा था जिससे कलेक्टर साहिबा बन गई? कलेक्टर साहिबा एक्चुअल में जो यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे होते हैं उनसे जुड़ी हुई एक कहानी है। और मुझे मेरे पास में बहुत सारी घटनाएं थी दोस्तों की, मेरी खुद की लाइफ की, या इस तरह से जो यूपीएससी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो तैयारी के दौरान ही मुझे एक आइडिया आया अच्छा, कि इस तरह की एक मोटिवेशनल कहानी लिख सकता हूँ जिसमें रोमांस भी हो और प्रेरणा भी हो। कलेक्टर साहिबा पार्ट 1 आप सबने देखा होगा कि बहुत ही ज्यादा हिट रही थी और उसका पार्ट 2 भी आ रहा है, तो ये फ्रेम में दिख रहा है पीछे। तो कैसा लगा जब वो कलेक्टर साहिबा पूरी तरीके से मुकम्मल हुई, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुई, क्या फीलिंग्स थी? कलेक्टर साहिबा जब मैं लिख रहा था तो उस समय मैंने सोचा था कि ये बुक डार्क हॉर्स 12th फेल के लेवल की हिट बुक साबित हो। मेरे दिमाग में चलता था लेकिन मैं किसी को बताता नहीं था। कहते भी हैं जब तक आप सफल ना हो जाए तब तक कहानी खुद तक सीमित रखो। गुरु जम्बेश्वर भगवान की कृपा से ये कहानी इतनी हिट हुई और अमेजोन पर नंबर 1 तक गई और पूरे भारत में सबसे ज्यादा सेल होने वाली बुक बनी 2023 में। और दैनिक जागरण निल्सन सर्वे में ये पिछले दिनों रिपोर्ट भी आई जिसमें कहा गया कि कथा श्रेणी में सबसे ज्यादा सेल होने वाली बुक थी, सबसे ज्यादा युवाओं द्वारा पसंद भी की गई। कोई नया लेखक आता है, अचानक से उसका पहला उपन्यास इस तरीके से बेस्ट सेलर बन जाता है, नंबर 1 बन जाता है, तो एक तो ये होता है कि जो पहले से चल रहे हैं उन लोगों को कुछ इनसिक्योरिटी होती है और कुछ मैच्योर लोग होते हैं उनको लगता है कि यार कुछ नया आया है, बहुत अच्छा आया है, तो अप्रिसिएशंस भी मिली होगी, क्रिटिसिज्म भी मिला होगा। कोई भी लेखक अपनी शैली से लिखता है, जैसे नीलोत्पल जी, अनुराग पाठक जी, डी प्रकाश दुबे जी, प्रेमचंद, जो भी अभी नई हिंदी वाले या पुराने टाइम में बुक लिखते थे तो उनको उपन्यास लिखने का, कथा लिखने का, कहानी कहने का अपना लहजा होता है। तो मेरे लहजे को बहुत लोगों ने पसंद भी किया और कुछ परसेंटेज ऐसे भी जिसमें आलोचना भी हुई। अच्छा, तो आलोचना होती है, तो जब भी पार्ट 1 मैंने छापा तो आलोचना भी हुई, साथ में हजारों लोगों द्वारा तारीफें की गई, सोशल मीडिया पे ये खूब वायरल हुई और बाद में नेशनल मीडिया में भी इस बुक का चर्चा हुई। और इस वजह से, इसकी एक वजह ये थी कि यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों की संख्या लाखों में है और आईएएस आईपीएस का पद पाना हजारों बच्चों का ख्वाहिश होती है। तो इस वजह से क्या है कि बुक में मोटिवेशनल वाला पार्ट बहुत पसंद किया गया और बाद में जब पाठकों ने पढ़ा तो कि कहानी पूरी नहीं हुई है तो बुक का पार्ट 2 भी आना चाहिए। तो पाठकों को ध्यान में रखते हुए मैंने कलेक्टर साहिबा पार्ट 2 लिखने का प्लान बनाया और ये बुक अभी अमेजोन पे न्यू रिलीज बुक में नंबर 1 चल रही है, पार्ट 2। और इसका हिंदी संस्करण आ चुका है, इंग्लिश पे और मराठी एडिशन पे काम हो रहा है। अच्छा, काम हो रहा है। तो यूपीएससी में अभी नंबर 1 पिछले जब से प्रिंट होने होकर के आई है तभी से नंबर 1 चल रही है। अच्छा कैलाश जी, ये सवाल मेरा ये भी था कि जब आपने सोचा था, लिखा था, बुक रिलीज हो गई, तो जैसा इम्पैक्ट आप सोच रहे थे वैसा गया? आप ये भी थे कि एक तो मोटिवेशनल कैटेगरी में ये फीचर हो और एक लव स्टोरी का भी इसमें एंगल था। जी जी। ये ज्यादा कौन से में चली आपके हिसाब से? प्रतियोगी छात्र तैयारी करते हैं
उन्होंने इसको एक मोटिवेशनल के रूप में लिया, लेकिन जो आम लोग होते हैं उनको ये प्रेम कहानी के रूप में ज़्यादा पसंद आई। अच्छा। और इस पे बहुत सारी चीज़ें कि ये रियल स्टोरी बेस्ड है या इस तरह की अफवाहें भी उड़ी, उन पे तो हम आएंगे। तो रियल उस स्टोरी वजह वाले से पे- बुक को हवा लगी और हवा बहुत लगी। अच्छे रैंक पे चली गई। भारत में नंबर 1 नहीं, पूरी दुनिया में भी नंबर 1 तक गई बुक। क्या बात है। जो मैंने बड़े लोगों वाली बात करी थी उसमें जिन लेखकों को आप पढ़ते थे उनमें से किसी के कॉल्स मैसेजेस कुछ आए? जी, हमने नीलोत्पल मरना सर को किताब गिफ्ट की, और हमने कुमार विश्वास सर को किताब है वो भिजवाई। रवीश कुमार जो खुद लिखते भी हैं, टीवी एंकर के रूप में बहुत फेमस शख्सियत है, उन्होंने द्वारा भी सराही गई। अच्छा। और द्वारकानाथ अग्रवाल हैं, लेखक हैं, उनके द्वारा भी इस बुक को सराहना की गई। इसके अलावा कई आईएएस अधिकारी जो लेखक हैं, जैसे निशान जी जैन है, उन्होंने भी तारीफ की बुक की। अच्छा, कुमार विश्वास जी की तरफ से कुछ रिप्लाई आया कि कैसी क्या लगी उनको? जी, कुमार विश्वास जी ने, हमने बुक भिजवाई थी, हमें व्हाट्सएप के रूप में मैसेज किया। अच्छा। और कहा कि ना आपकी बुक अच्छी है और मैं चाहता हूँ कि उस पर फिल्म भी बने। क्या बात है। तो ये बुक राइटिंग प्रोसेस का मेरे को भी क्यूरियोसिटी थी कि शुरू कहाँ से होता है, मतलब सबसे पहले दिमाग में कहानी आती है, किरदार किस तरीके से धीरे धीरे आते जाते रहते हैं? बुक लिखने का आइडिया पहले कहानी के रूप में होता है कि मेरे पास में एक कहानी है, उसको शब्द का रूप देना है। पहले तो कहानी आनी चाहिए कि अच्छा 4 फ्रेंड है, 3 फ्रेंड है, 2 फ्रेंड है, और वो ये काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, या फिर है ना किसी और फील्ड में काम कर रहे हैं, साथ में दोस्ती होती है, या किसी भी तरह की कहानी का हमें ड्राफ्ट पता होना चाहिए। अच्छा ये कहानी इस रूप में शुरू होगी और इसका अंतिम रूप में ये दूंगा। ये तो जनरल वे में बात हो गई। इस वाले में पर्टिकुलर क्या हुआ था, किस तरीके से घटनाक्रम हुए थे? एक्चुअल में क्या है कि जब कलेक्टर साहिबा शुरू में, जब मैं यूपीएससी की तैयारी करने गया, तो मेरे दिमाग में कभी नहीं आया कि मैं कभी बुक भी लिखूंगा। अच्छा। यूपीएससी की तैयारी के दौरान न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया, तो मैं ये सोचता था कि एडिटोरियल पेज पर इतने बड़े बड़े लेखकों के आर्टिकल आते हैं, कभी मुझे एक दिन भी मौका मिले लिखने का तो मेरा सौभाग्य होगा। ईश्वर की कृपा से मुझे 3 साल के अंदर ही कलेक्टर साहिबा लिखने से पहले भी मैं दैनिक भास्कर में रेगुलर कॉलम लिखने लग गया। तो नेशनल लेवल पर दैनिक भास्कर में मैंने अंडर 30 में कॉलम लिखे। अच्छा। और इसको बहुत सराहना भी मिली। तो इस दौरान बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते थे, तो इसी को आधार बनाकर मैंने बुक की स्टोरी शुरुआत की कि दैनिक भास्कर में मेरा एक आर्टिकल छपा था। इस तरह से मैंने शुरुआत की थी, क्योंकि कलेक्टर साहिबा बुक में रियल मेरे आसपास में जो घटनाक्रम घटित हुए उससे मुझे कहानी को पूर्ण रूप देने में बहुत मदद मिली। मेरे आसपास मुखर्जी नगर, ओल्ड नाजिर नगर में बहुत सारे बच्चे तैयारी करते थे। तैयारी करने के दौरान उसके साथ में हंसी, चुटकुले, कहानियां, हर किसी की प्रेम कहानी होती थी। कोई बता पाता था, कोई नहीं बता पाता था। टीचरों द्वारा व्यवहार, कोचिंग द्वारा व्यवहार किया गया। किसी का आईएएस में सिलेक्शन हो गया तो किस तरह का रिएक्शन मिलते हैं वहाँ पे, खूब मिठाइयाँ बढ़ती हैं। लबासना के सपने भी देखते थे कि ट्रेनिंग माहौल में आईएएस आईपीएस साथ में रोमांस करते हैं। तो इस तरह की चीजें मेरे दिमाग में थी। फिर मुझे खुद लवासना जाने का मौका मिला, तो वहाँ पर भी मुझे माहौल दिखा कि सिलेक्शन होने के बाद में किस तरह प्रेम कहानियाँ आगे बढ़ती हैं मसूरी की ट्रेनिंग सेंटर में। तो वहाँ का भी मैंने चित्रण किया बुक में। सही बात है, चित्रण बहुत एकदम ब्यूटीफुल किया गया। मैंने देखा था कि आपकी शैली बिल्कुल, मतलब जो जनरल साहित्यिक भाषा है उससे कुछ शैली आपकी ज़्यादा सरल थी। जी, मेरी कोशिश यह थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझ में आए कहानी। तो मैंने बहुत क्लिष्ट भाषा में, बहुत कठिन भाषा में, बहुत अलंकारिक भाषा में लिखने से बचा। तो इस वजह से जो अगर कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है या खुद कांस्टेबल है या रीट की तैयारी कर रहा है, जिन्हें हिंदी बहुत कठिन भाषा के रूप में नहीं आती, वो भी कहानी समझ सके, तो यही आधार बना करके मैंने लिखा। आप पे आरोप लगता है कि बिल्कुल आपकी कहानी है, या फिर आपके किसी मित्र की कहानी है, आपके क्लोज रिलेटिव्स की कहानी है? क्या मत है इसमें, आपका क्या है, क्या कहना है, ये किसकी कहानी है ये? देखिए, लेखक के बारे में अक्सर कहा जाता है कि उनकी रियल लाइफ से बहुत कुछ मैच करता है, तो मैं भी बच नहीं सकता। अच्छा। प्रेमचंद से लेकर के मनोज मुत्तसिर तक, और कुमार विश्वास से लेकर के मैथिली शरण गुप्त, या हम जितने भी है ना साहित्यकार कवियों को देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, उनकी रियल लाइफ में कुछ न कुछ ऐसा घटित होता है जो उनकी रचना में भी दिखता है। तो कलेक्टर साहिबा भी इसी रूप में है। कोई कहता है कि आपकी कहानी है तो अगर आपकी कहानी है तो आपने ऑटोबायोग्राफी क्यों नहीं लिखी, और अगर आपकी नहीं है तो आप पे आरोप क्यों लग रहे हैं कि आपकी ही कहानी है ये? एक्चुअल में जैसे ऑटोबायोग्राफी मैं मेरी लिखता तो मैं लेखक साहब लिखता। लेखक साहब लिखता कि क्योंकि मैं लेखक हूँ। अच्छा।
ठीक है। यहाँ फिर एक यूपीएससी एस्पिरेंट की कहानी होती, हाँ, कलेक्टर साहिबा लिखा। हाँ, मुझे मेरे दिमाग में जब मैं बुक लिख रहा था या बुक के बारे में सोचा, तो मेरे साथ में कुछ लड़के कुछ लड़कियां थी, कुछ सेलेक्ट हो गए, कुछ सेलेक्ट नहीं हुए। नहीं हुए। सफल लोगों की भी कहानी थी मेरे पास में, असफल लोगों की भी कहानी थी। और मैं खुद अखबारों में कॉलम लिख रहा था, हाँ, तो लिख मैं रेगुलर रहा था, तो मुझे कहानी एक तरह से जम गई। आसपास में एक लड़की का सिलेक्शन हुआ है, क्या इस कहानी के रूप में लिख सकता हूँ? हमारे दोस्तों के बीच में बात हुई, तो फिर लिखने का मन बना। मेरे से पहले भी है वो यूपीएससी पर बुक आई हो या फिर वेब सीरीज आई हो, अच्छी चली थी, तो सफलता भी मुझे आकर्षित किया। आकर्षित के हाँ, आजकल यूपीएससी का टॉपिक काफी है चर्चा में। मतलब यूपीएससी के टॉपिक पे अगर वेब सीरीज बनती है चाहे फिल्म बनती है, सारी हिट होती है। जी जी हाँ, तो ये भी सोचा आपने थोड़ा रेवेन्यू वाला? जी बिल्कुल, ये दिमाग में रहता है। जैसे मैं यूपीएससी में एग्जाम दे रहा था, फाइनल सिलेक्शन नहीं हो रहा था, हाँ, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं यूपीएससी से जुड़ा हुआ कुछ लिखूं तो बात बन सकती है। हाँ, आइडिया इसलिए आया कि जैसे आईपीएस 12th फेल आईपीएस, हाँ, इस तरह की कुछ कहानी। एक आईएएस बना, उसको कलेक्टर कहते हैं, आईएएस दुनिया कर कलेक्टर कहते हैं, ये तो कलेक्टर बन गया। गांव में खूब चलता है कि तुम पढ़ लिख कर क्या कलेक्टर बनेगा। हाँ, मुझे लगा कि ये कलेक्टर शब्द बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो कलेक्टर लड़की बने, लड़की का है, लड़की कहानी है मेन, तो कलेक्टर साहिबा रख दिया। साहिब हो गया। और यूपीएससी वाला लव, यूपीएससी वाला लव में लड़के और लड़की का लव ना कह करके यूपीएससी के प्रति लव वो है। इसमें ऐसा सुनने में आया कि आपका पार्ट 1 ही लिखने का मूड था, ये सक्सेसफुल हुई, कुछ ऐसा घटनाक्रम हुआ या क्या हुआ ऐसा जिसकी वजह से पार्ट 2 लिखना पड़ा आपको? देखिए, कलेक्टर साहिबा पार्ट 1 लिखने का बाद में पार्ट 2 लिखने का मेरा शुरू में कोई इरादा नहीं था। अगर मुझे इंटेंशन होती तो मैं कलेक्टर साहिबा पार्ट 1 लिखता, नाम भी नहीं लिखा, केवल कलेक्टर साहिबा लिखा, यूपीएससी वाला कलेक्टर साहिबा लव। तो पार्ट 2 पाठकों से मिली हजारों प्रतिक्रियाओं के बाद में लिखने का मन बनाया। पाठक चाहते थे कि आपने कहानी अच्छी लिखी है, लेकिन कहानी संपूर्ण नहीं है। अच्छा। कहानी का मोड आपने जो दिया उससे हम संतुष्ट नहीं हैं। इसको भले ही आप ट्रेजेडी वाला रूप में लिखें या फिर इसको है वो लव सक्सेसफुल वाले में लिखें। तो इसलिए मुझे पार्ट 2 लिखने का मन बना। हालांकि मेरे पास में कुछ आलोचनाएं भी आई कि आपने मोटिवेशनल पार्ट ज्यादा लिखा है, प्रतियोगी छात्रों को ध्यान में रख करके लिखा है, साहित्य पढ़ने वालों को थोड़ा उसमें निराशा मिली। उसमें मतलब तो ऐसा लगा कि कुछ ज्ञान देने की भी कोशिश हो रही थी बीच बीच में। जी, एक्चुअल में क्या है कि यूपीएससी एस्पिरेंट दुनिया भर की किताबें पढ़ता है और बहुत पढ़ाई करता है, ज्ञान देने में थोड़ा सिद्धस्त हो जाता है। कोई पूछता भी है ना, तो उसमें एक्चुअल में क्या है कि एक वर्ड में कोई पूछेगा कि अच्छा डोनाल्ड ट्रंप जीत गए, तो वो कहेगा कि भारत की विदेश नीति पर क्या असर पड़ेगा, अमेरिका और इजराइल के क्या संबंध रहेंगे, इस तरह से वो डिटेल में चला जाएगा। आम आदमी नहीं जाता है। तो यही मेरी भी इस तरह का लिखने का आ गया कि मैं यूपीएससी पर कहानी लिखते लिखते कुछ अंदर घुस गया और थोड़ा बहुत प्रेरणा वाला पार्ट लिख दिया। अच्छा, तो फिर अब यूपीएससी का सपना तो आपने छोड़ दिया है पूरी तरीके से? हाँ, यूपीएससी में चयन नहीं हुआ। एक्चुअल में क्या है, मैंने कोशिश की, खूब कोशिश की, लेकिन निराशा हाथ लगी। अभी मैं पीसीएस में और असिस्टेंट प्रोफेसर में फोकस कर रहा हूँ। मैं एक करियर के रूप में प्रोफेसर वाला मुझे पसंद है। अच्छा, हेलो दोस्तों, अगर आप यूजीसी नेट, स्कूल लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर आरपीएससी की सेकंड ग्रेड, रीट, एसआई भर्ती परीक्षाओं के साथ साथ एग्रीकल्चर की डबल एओ, एआरओ, कृषि पर्यवेक्षक और भूगोल विषय से संबंधित किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अपनी यूनिवर्सिटी आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। यहाँ आपको हाईली क्वालिफाइड टीचर्स की गाइडेंस में ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस के साथ साथ टेस्ट सीरीज और इंटरव्यू की तैयारी करवाई जाती है। टेस्ट सीरीज में ये राजस्थान का एकमात्र प्लेटफॉर्म है जो कि टेस्ट के बाद विस्तृत व्याख्या प्रोवाइड करता है। तो देर किस बात की, अभी अपनी यूनिवर्सिटी ऐप डाउनलोड करें और सफलता की ओर पहला कदम बढ़ाएं। अधिक जानकारी के लिए इन मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अब चलते हैं वापस अपने पॉडकास्ट की तरफ, लेकिन याद रखें ये प्लेटफॉर्म आपकी जिंदगी बदल सकता है। एक कहावत या फिर ऐसे चलता रहता है कि भाई जिन लोगों का यूपीएससी में नहीं होता है वो अच्छे टीचर बन जाते हैं। तो यूपीएससी वाले लोगों को गाइड करने वाला ये काम भी आप करते थे या अभी छोड़ दिया है?
एक्चुअल में क्या है कि यूपीएससी गाइड करने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे कलेक्टर साहिबा पार्ट 1 में मार्गदर्शन वाला पार्ट भी है कि आईएएस की तैयारी कैसे करें, क्या नहीं करें, किन बच्चों को आईएएस की तैयारी करनी चाहिए, किन को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना चाहिए। सभी के लिए आईएएस का एग्जाम नहीं है। अनावश्यक माता पिता के दबाव में या सोशल प्रेशर में या फिर स्टेटस देख करके इस सर्विस की तैयारी ना करें, अन्यथा लंबे समय तक निराशा लगेगी। मतलब यूपीएससी का भी क्रेज सा बन गया है, मतलब यूपीएससी की तैयारी करना अपने आप में स्टेटस सिंबल है। जी, आपने बुक में भी कहीं मेंशन करा था ये। जी हाँ, कलेक्टर साहिबा पार्ट 1 में मैंने लिखा है कि स्टेटस सिंबल बन गया कि अगर किसी एक जिले में किसी लड़के का एक आध का चयन हो गया तो अखबार में इसको बहुत बढ़ा चढ़ा करके दिखाया जाता है। तो क्या है कि बच्चों में लगता है कि यही एक नौकरी है जिससे हमें ना सामाजिक मान सम्मान मिल सकता है, प्रतिष्ठा मिल सकती है, पावर मिल सकता है, बेशुमार पावर मिल सकता है, तो उसके प्रति आकर्षित होते हैं। लेकिन इसका शाय पहलू है। शाय पहलू ये है कि तैयारी करने वाले अंधाधुंध तैयारी करना शुरू कर देते हैं। उन्हें ये नहीं पता है कि बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, बहुत गहरा ज्ञान चाहिए, बहुत विश्लेषणात्मक ज्ञान चाहिए और बहुत टिक करके तैयारी करने वाला चाहिए। जब ये बुक पहली बात तो बन गई तो बनते ही डायरेक्ट प्रकाशित तो नहीं हो जाती है। किन किन लोगों को आपने अप्रोच किया, किन किन ने रिजेक्ट किया, कितने प्रकाशकों के पास आप गए? जी देखिए, बुक एक नॉर्मल वे में लिख सकते हैं। बुक जैसे कोई लोग ऐसे हैं जो आजकल लैपटॉप में लिखते हैं, कंप्यूटर पे लिखते हैं, मोबाइल से भी लिखते हैं, या फिर दूसरा तरीका ये है खाली पेज इस तरह से भी लिख सकते हैं, कॉपी में भी लिख सकते हैं, एक रजिस्टर में लिख करके फिर इन्हें हम भेज सकते हैं। लेकिन एक्चुअल में आजकल सबसे ज्यादा तरीका डिजिटल है कि आप है वो टेक्स्ट को अपने लैपटॉप या मोबाइल में एक पीडीएफ बना ले और प्रकाशक को उसकी 25 या 30% पार्ट है वो कहानी के रूप में भेज दें। अच्छा, सैंपल के रूप में। अगर प्रकाशक को पसंद आएगा तो वो आपको अप्रोच करेगा, अन्यथा आपकी 20 दिन के अंदर वो ड्राफ्ट रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपने कितने प्रकाशकों को किया था कांटेक्ट उस टाइम पे? मेरे पास में शुरू में मैंने एक ही पब्लिशर को ढूंढा और मेरे एक प्रशासनिक अधिकारी दोस्त थे दिल्ली में, उनका कांटेक्ट था गुड़गांव में पब्लिशर के पास, तो मैंने स्टोरी भेजी और उन्होंने एक्सेप्ट कर ली। अच्छा, तो आपका संघर्ष ज्यादा नहीं था क्योंकि आप पहले ही एडिटोरियल्स वगैरह चीजों की वजह से लोगों के कांटेक्ट में थे? जी, मैं बहुत सारे न्यूज़पेपर में कांटेक्ट में था और इसके अलावा टीवी चैनल और कई बुक जो पब्लिशर है उनके कांटेक्ट में भी था। मटेरियल पूरा है तो उसके बाद में फिर रेवेन्यू वगैरह की और सारी चीजों की बात फिर आती है उसमें? नहीं, इसके लिए एग्रीमेंट होता है। जैसे ही कह दिया कि हम आपकी बुक छापेंगे तो एग्रीमेंट होता है, उसमें ये बताते हैं कि हम आपको कितनी एडवांस रॉयल्टी देंगे, कितनी रॉयल्टी देंगे और कितने टाइम में रॉयल्टी मिलेगी, कितना पेमेंट मिलेगा, और लेखक और प्रकाशक के बीच में एक अनुबंध होता है ताकि कोई भी अगर लीगल इशू आता है तो फिर वो कोर्ट में जाया जा सकता है। उसमें मतलब कुछ फिक्स होता है कि इतना % इनका रहता है या फिर एक वो मतलब मर्जी ज्यादा किसकी चलती है, प्रकाशक की या लेखक? फेमस राइटर हैं तो उनको रॉयल्टी ज़्यादा मिलती है और शुरुआती स्तर पर किसी ने बुक लिखी है और पहली बार में ट्रेडिशनल पब्लिशर के पास में जाता है तो हो सकता है उनको कम परसेंटेज मिले। जैसे बड़े लेखकों को रॉयल्टी एडवांस भी दे देते हैं। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि कई ऐसे लेखक हैं जिनको 1-1 करोड़ की एडवांस रॉयल्टी मिलती है। जनरली % कितना होता है इसका, कुछ रेशियो रहता है आपको? देखिए, एक्चुअल में क्या है कि जैसे बुक की छपाई लागत सब मिला करके एक साइड कर दें तो नॉर्मली क्या है कि पब्लिशर और लेखक के बीच में 50-50 रहता है। अच्छा, और फेमस राइटर हैं तो उनको रॉयल्टी ज़्यादा दी जाती है, पब्लिशर कम लेता है। अच्छा, और ये एक घोस्ट राइटिंग का भी प्रोसेस वो है, मतलब प्रचलन सुना है कि भाई लिखता कोई और है, नाम किसी और का आता है, बड़े राइटर छोटे राइटर्स को हायर करते हैं। कहते हैं ना, हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार है। अच्छा, हर क्षेत्र में रिश्वत चलती है, कमियां हर क्षेत्र में। जैसे घोस्ट राइटिंग कोई कर रहा है तो उसकी करने वाले की मजबूरी रहती होगी पैसे की, और बड़े राइटर आसानी से उनके नाम चलते हैं तो घोस्ट राइटिंग भी होता है। लेकिन घोस्ट राइटिंग के रूप में अभी मेरे पास में इस तरह की बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मैंने सुना है। कभी ऑफर नहीं आएगा हमारे लिए बड़ा उपन्यास लिख दो या कुछ कहानी वानी लिख दो और जी आपको अच्छा पैसा मिल जाएगा? मुझे 2-3 बायोग्राफी लिखने का ऑफर आया है और एक पर मेरा विचार भी चल रहा है। उन्होंने ये कहा है कि हम 50-50 रखेंगे और आप बायोग्राफी में जितना राइटर के रूप में रॉयल्टी लेना चाहते हैं या राइटर के रूप में अपनी फीस लेना चाहते हैं तो हम प्रोवाइड कर देंगे। आपकी बुक में मैंने देखे थे कि सटायर काफी था, व्यंग सामाजिक चीजों पे भी था, पॉलिटिकल भी था, बहुत सारी चीजों पे था। इसमें कुछ आफत आने का डर रहता है? इस लिमिट से ज्यादा कुछ अपन बोल देंगे तो हो सकता है किसी पार्टी को बुरा लग जाए, किसी नेता को बुरा लग जाए। एक्चुअल में क्या है कि मैंने एक बार दैनिक भास्कर में आर्टिकल लिखा था, 4 साल पहले की बात है, तो 36
छत्तीसगढ़ के एक मंत्री का मैसेज आया था कि आपको ऐसा नहीं लिखना चाहिए था। हाँ। इसी तरह मेरे एक दोस्त वो भी है ना कॉलम लिखते थे, तो उनको भी है ना पार्टी ने, नेता ने अप्रोच किया। बुक में एक्चुअल में क्या ये रहता है कि बुक में आप प्रशासनिक अधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं तो भी आप व्यंग्य कर सकते हैं, कटाक्ष कर सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं। एक लेखक एक समाज की जिम्मेदारी लेता है कि उन्हें अच्छी लगने वाली चीजों को प्रशंसा करें और खराब लगने वाली चीजें, समाज में जो कुरीतियां हैं उन पर तंज कसें। तो उसकी वजह से कभी कोई ऐसा केस वेस लगा है? केस ऐसा तो नहीं, जैसे कलेक्टर साहिबा पार्ट 1 पर दबाव जरूर पड़ा था कि कलेक्टर साहिबा पार्ट 1 में हमें कुछ आपत्तियां हैं, एक पार्टी द्वारा कहा गया। हालांकि हमने कहा कि हम इसको फिक्शनल लिखा है, काल्पनिक कहानियां कई बार लिखते हैं तो ऐसा कुछ लोगों द्वारा आपत्ति भी जताई जा सकती है। अच्छा। कि जैसे मैं मेरी बायोग्राफी लिखूं और किसी किरदार जो मेरे रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है उन पर मैं लिखूं तो भी आपत्ति हो सकती है। हालांकि किताबों को बैन करना या किताबों को हटाना भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में पॉसिबल नहीं है और बहुत कम किताबें बैन हुई है। लेकिन हाँ ये जरूर है कि जैसे कलेक्टर साहिबा पार्ट 1 में भी आपत्ति जताई और कई बार पाठकों को और बहुत सारे युवाओं को लगा कि कहीं ये किताब बैन तो नहीं करवा दी गई है। बीच में मतलब एक बार आपने रिकॉल करवा ली थी बुक कुछ 2-4 महीने के लिए रुक गई थी जी, मार्केट में नहीं थी जी। कलेक्टर साहिबा पार्ट 1 लॉन्च होने के बाद में कुछ आपत्तियां थी, उस आपत्तियों को दूर करने के लिए हमने एक बार पब्लिशर ने खुद मुझसे बात करके किताब हटवा ली। पहले बुक पब्लिशर के थ्रू छपी थी, फिर मैंने खुद सेल्फ पब्लिश की। अच्छा। और सेल्फ पब्लिश ने ही इतना कमाल कर दिया। आप राजनाथ सिंह जी से मिले थे, आपकी बुक आप उनको भेंट करके आए थे जी एक प्रति, तो ये कैसे हुआ था? उनका कॉल आया था या कैसे क्या संपर्क हुआ था आपका? एक्चुअल में क्या है कि कलेक्टर साहिबा बुक ऑफिसर रैंक के लोगों को ज्यादा पसंद आई। अच्छा। जो भी अधिकारी, पीसीएस अधिकारी हो, यूपीएससी से सिलेक्टेड हुए, तो उनको ये किताब बहुत पसंद आ रही थी। जो राजनाथ सिंह के ओएसडी हैं उनको कलेक्टर साहिबा किताब पसंद आई, तो उन्होंने राजनाथ सर को बताया, तो राजनाथ सर ने कहा कि वो लेखक को इनवाइट किया जाए। तो सर ने हमें खुद कॉल करके ओएसडी के थ्रू कॉल करवा कर हमें इनवाइट किया और हम एक सुबह मिलने गए और हम बहुत अच्छी बात हुई। लगभग 40 मिनट तक सर ने हमें क्या बातें हुई, किस तरीके की चीजें, उनकी अप्रोच क्या रहती है इन चीजों के बारे में? सर खुद आईएएस की तैयारी की थी सर ने, सिलेक्शन नहीं हो पाया था, फिर प्रोफेसर की नौकरी की, प्रोफेसर रहते रहते चुनाव लड़ा था। तो मैंने किताब कलेक्टर साहिबा पार्ट 1 में ये लिखा था कि जो खुद आईएएस आईपीएस बनना चाहते थे वो आईपीएस नहीं बन पाए और देश के सभी आईपीएस के हेड 4000 आईपीएस के हेड देश के गृह मंत्री बन गए। तो ये पेज आपने पढ़वाया उनको? जी, हमने वो पेज पढ़वाया बाकायदा और सर ने बहुत पसंद भी आया। सर ने कहा मैं पूरी किताब पढ़ूंगा और सर ने ये भी इच्छा जाहिर की कि जितनी मदद हो सकती है मैं चाहूँगा कि कलेक्टर साहिबा बुक पर फिल्म बने। तो सर ने अप्रोच भी लगवाई। आप दिल्ली में काफी रहे थे, यूपीएससी के तैयारी के दौरान की आपकी क्या यादें हैं? मतलब वो जो ओल्ड राजेंद्र नगर का माहौल है वगैरह चीजें हैं, तो कितनी क्या मिस करते हो? उस समय की क्या कुछ किस्से कहानियां हो तो एक आध बताओ ना। मेरे एक दोस्त था आईपीएस बन गया। अच्छा। आईपीएस बनने के बावजूद भी वो मुझे पिक करने के लिए मेरे रूम तक आता था। अच्छा। और वो रेगुलर आता था, उसमें ईगो जीरो था। एक आईपीएस अधिकारी होने के बावजूद वो मुझे है ना मेरे कमरे से लेकर कोचिंग तक लेकर जाता था और साथ में हम आते थे। उस समय मैं अटेम्प्ट दे रहा था और वो आईपीएस अधिकारी था। सही बात है। तो उनका व्यवहार मुझे बहुत पसंद आया। वो वर्तमान में गुजरात कैडर के आईपीएस हैं, तो उनका व्यवहार मुझे पसंद आया। अच्छा। एक चीज ये भी देखी जाती है कि अपने साथ के लोग जब बन जाते हैं आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, तो अचानक से वो स्टैंडर्ड चेंज हो जाता है, बात करना बंद कर देते हैं, रिश्ते तोड़ देते हैं, बहुत सारी चीजें जो साथ में प्लान की हुई होती है वो बाद में बदल जाती है। जी जी। तो इस चीज को किस तरीके से देखते हैं आप? कहा जाता है कि पैसे, पद और पावर, इन तीन चीजें आने के बाद में इंसान का सही से व्यवहार का आकलन होता है। तो जब कई बार क्या है कि जैसे मुखर्जी नगर, ओल्ड राजेंद्र नगर, यहाँ जयपुर, जोधपुर, छोटे स्तर से जाकर के रातों रात एक पीडीएफ में सिलेक्शन हो जाता है, आईएएस बन जाते हैं, जिले के डीएम के रूप में देखा जाता है, तो उनको पावर का एक तरह से नशा आ जाता है। अच्छा। तो हमारे बहुत सारे टीचर जैसे विकास देवी करती हैं, कमल देव सर हैं, वो भी ये अक्सर बात कहते हैं कि कोई लड़का या लड़की सेलेक्ट हुई है तो उनसे बात करना बंद कर दो, आप अपने लेवल पे बंद कर दो। अच्छा। ऐसा इसलिए कहते हैं कि है ना, अगर आप उनसे बात करेंगे, फोन करेंगे, तो आप हर्ट ज्यादा होंगे, खुश कम होंगे। ऐसा इसलिए होता है कि
बहुत सारे अधिकारी सिलेक्शन के बाद में अपने व्यवहार को संतुलित नहीं रख पाते। जैसे मेरे साथ में भी कुछ IAS IPS सेलेक्ट हुए या PCS में SDM बने, जो कभी जैसे पैसे उधारी लेने से लेकर के साथ में खाना खाने से लेकर के हर चीजें शेयर करते थे, बाद में फोन कॉल भी नहीं उठाते। व्यवहार अचानक से बदल जाता है उनका। हाँ, स्टेटस सिंबल वाली जो बात है कि अचानक जो पहले आम आदमी था सिलेक्शन हुआ और ऑफिसर बन जाता है, तो अगर वो अपने साथी से संबंध रखना भी चाहता है तो भी समाज की तरफ से, साथियों की तरफ से ऐसा प्रेशर आता है कि यार वो लोग तो आपसे स्टैंडर्ड में कम हैं, उनके साथ क्या बात करना। जी। एक्चुअल में क्या है कि हम उस समाज में रहते हैं जहाँ सामाजिक स्टेटस को बहुत तवज्जो दी जाती है। शादियों में देखते हैं कि शादी कर रहा है कोई डॉक्टर से शादी कर रहा है, टीचर से शादी कर रहा है। नॉर्मली क्या है ना, सरकारी नौकरी को प्रायोरिटी दी जाती है, इस तरह से चीजें चलती हैं। ठीक वैसे ही स्टेटस पहले ये होता था कि जातिवाद चलता था, या फिर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस चीजें से आकलन होता था। आज एक क्लास स्टेटस बन गया है कि किसके पास में पैसा ज्यादा है, पावर ज्यादा है, या इस तरह की चीजें, तो वो उसी के साथ उठता बैठता है। बहुत बार जैसे ना हमारे जो ट्रेनिंग सेंटर हैं, जैसे IAS ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ पर भी ये सिखाया जाता है कि आप बहुत सारे लोगों के रिप्लाई ना करें। अच्छा। जैसे कई IAS IPS अधिकारियों को आपने देखा होगा कि वो सोशल मीडिया पे और नॉर्मली जो व्हाट्सएप या कोई मैसेज करें तो रिप्लाई करना बंद कर देते हैं। तो वो एक ट्रेनिंग सेंटर में ही औपनिवेशिक मानसिकता झलकती है कि है ना, आज भी अंग्रेज चले गए लेकिन अंग्रेजों की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसको हम है ना तोड़ नहीं पाए। यही वजह है कि हम कलेक्टर को भगवान के रूप में देखने लगते हैं, जबकि वो जनता का सेवक होता है। फ्रांस है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, वहां पर जाएंगे ना तो वहाँ प्रशासनिक अधिकारी को एक जनता के सेवक के रूप में देखा जाता है, और यहाँ एक प्रशासनिक अधिकारी को जनता का राजा समझा जाता है। तो ये जो राजा वाली मानसिकता है, ये जो टीचर भी पढ़ाते हैं तो है ना, आप IAS नहीं राजा बनोगे, सही बात। तो इससे भी है ना, क्योंकि एक शिक्षक की जिम्मेदारी है कि वो समाज को आईने के रूप में, अगर वो समाज में गलत मैसेज छोड़ रहा है तो वो एक शिक्षक के रूप में सफल नहीं है। मैंने बुक में भी यही लिखा है, कोई अधिकारी बन रहा है, हो सकता है कि जो अधिकारी ना बना हो वो आने वाले टाइम में अधिकारी से ऊपर मंत्री बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है। तो कभी भी ये नहीं कि ना किसी के साथ व्यवहार खराब कर दो या उनसे बातचीत करना बंद कर दो या इस तरह की चीजें। गिरीश और एंजल की कहानी में फर्स्ट पार्ट में तो देखा था कि भाई UPSC में सिलेक्शन हो जाता है, चीजें सामाजिक तौर से कुछ चीजों में रुकावट आ रही है, भाई गिरीश और एंजल शादी कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, इसका कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा था। पार्ट 2 में ऐसा क्या हो रहा है, कुछ उसका हिंट दे सकते हैं आप? देखिए, कलेक्टर साहिबा पार्ट 1 में हमने वहां छोड़ा जहां जिज्ञासा बनी रहे कि आगे क्या होगा। तो पार्ट 2 में हमने उसको जिज्ञासा को शांत करने की कोशिश की है। अधिकतर लोग ये पूछ रहे थे कि क्या एंजल ने हाँ बोला, क्या एंजल और ग्रेस की शादी हुई, अगर नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई। ये ठीक वैसे ही था कि बाहुबली ने कटप्पा को क्यों मारा। जैसे बाहुबली पार्ट 1 में ये तो पता नहीं चल पाया, तो पार्ट 2 देखने के लिए लोग उत्सुक थे। ठीक वैसे ही कलेक्टर साहिबा पार्ट 2 में पाठक पढ़ने के लिए उत्सुक थे। यही वजह थी कि 2.5 लाख रैंक से पहले ही दिन टॉप 50 में आ गई बुक। अमेजोन में पहले ही दिन धड़ाम से है ना नंबर 1 पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है ना रैंक में उछाल आया। तो ये वजह थी पाठकों की उत्सुकता। पाठक चाहते थे, जैसे ही हमने बुक लॉन्च 17 अक्टूबर को की अमेजोन पे, तो उनके ऑर्डर इतने जबरदस्त आए कि पहले शुरुआत लास्ट रैंक से फर्स्ट रैंक पे आ गई। मतलब इतना ज्यादा है ना इसमें उछाल देखने को मिला। सबसे ज्यादा मूवर्स में ये रैंक नंबर 1 पे थी। एंजल और ग्रीस की कहानी को हमने कोशिश की है कि जितने भी सवाल पाठक के उठ रहे हैं पार्ट 1 में, उन सारे सवालों का जवाब पार्ट 2 में मिल जाए। अच्छा, तो पार्ट 3 नहीं आएगा फिर? अगर पाठकों को ये भी लगे कि अभी भी कहानी में कुछ कमी है या कहानी पूरी नहीं हुई है, कहानी को और विस्तार चाहिए, पार्ट 3 निकालेंगे। हम चाहते हैं कि इस पर है ना अभी पार्ट 1 के बाद में पार्ट 2 पे अब कहानी इतनी हो गई है तो फिल्म आ जाए। तो फिल्म या वेब सीरीज क्या आने वाला है, बताइए आप। एक्चुअल में क्या है कि अभी बहुत से लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया है। जैसे कि कैलाश जी अभी शादी करनी चाहिए या बाद में शादी करनी चाहिए। अच्छा। तो जैसे इसमें क्या है कि फिल्म में भी ये है कि फिल्म पार्ट 2 हिट होने के बाद में इसको एग्रीमेंट पे बनाए या
थोड़ा अभी है ना एग्रीमेंट कर लें, बड़े डायरेक्टर के साथ एग्रीमेंट करें या छोटे स्तर पर भी कर सकें। तो किन किन लोगों की अप्रोच आ रही है बॉलीवुड से? बड़े बड़े लोगों के अप्रोच आ रहे हैं? जी जी बिल्कुल। इसमें हमारी अभी बात हो रही है 12th फेल के डायरेक्टर विदु विनोद चोपड़ा जी से। उनके साथ में हमारी बात चल रही है और उम्मीद है कि अगर उनके साथ में हमारी बात फाइनल हो जाती है सोने पे सुहागा होगा। सोने पे सुहागा, ये बात तो सही है। अच्छा, दर्शकों का सबसे मोस्ट सर्च सवाल ये है कि कैलाश मांझू बिश्नोई ने कितने पैसे कमा लिए इस बुक से? देखिए एक्चुअल में क्या है कि ये सवाल एक राइटर को सामान्य तौर पर नहीं पूछा जाता है, लेकिन अभी एक्चुअल में क्या है कि सोशल मीडिया पे लेखक न चाहते हुए भी बहुत से लोग सोशल मीडिया पे शेयर कर दे रहे हैं, कहानी को बना करके करोड़पति बना ले लेखक, इस तरह की चीजें चलती हैं। आपके जैसे थंबनेल बन जाते हैं भाई कि 5 करोड़ 10 करोड़ 2 करोड़, करोड़पति बन गए लेखक। जी जी। तो एक्चुअल में क्या है कि अच्छी कमाई हुई है और अच्छा चल रहा है, और पार्ट 2 में भी हमने पैसा इन्वेस्ट किया है, पार्ट 3 में भी किया है, प्रमोशन में भी किया है और ठीक ठाक है वो। इतना पैसा आ गया है कि भाई फॉर्च्यूनर ले सकते हैं आसानी से। जी फॉर्च्यूनर ले सकते हैं। वो एक्चुअल में क्या है, गाड़ी मेन मेरा काम ये था कि शुरू में मैं बहुत नॉर्मल फैमिली से आता हूँ, तो अभी लेनी नहीं है, अमाउंट पता चल जाएगा भाई कि एक लेजेंडर आ सकती है, 2 लेजेंडर आ सकती है, वो आ सकती है। जी जी अच्छी कमाई हुई है और अच्छी चल रही है। अच्छा, अगर आप यूपीएससी की नौकरी में करते तो हो सकता है कि लाइफ टाइम की तनख्वाह से ज्यादा पैसा आ गया है। ईमानदारी से कमाए हुआ पैसे का तो बराबर है, आ गया है जी। हाँ, ईमानदारी की पेमेंट की बात कर रहे हैं, ऊपरी इनकम, साइड की इनकम, वो सारी चीजें तो अलग। प्रेमचंद वाली बात है ना कि जो सैलरी है वो तो पूर्णमासी का चांद होता है, पूर्णमासी का चांद होता है, तो एक बार दर्शन देता है। जी बात तो सही है। मेरे को तो बात करके काफी मस्त लग रहा है कि भाई आप बिल्कुल ही हमारी एज के आसपास के होके बेस्ट सेलर की कैटेगरी में गए हो, तो कुछ आपसे भी मेरे को सीखने को मिला। तो आप बताइए कैसा क्या अनुभव रहा है आपका इस पॉडकास्ट पे आके? पॉडकास्ट में अच्छा लगा और मैं चाहता हूँ कि आपका पॉडकास्ट लोकप्रिय हो, लोगों को पसंद आए, ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों तक पहुँचे। इस तरह के पॉडकास्ट से लोगों को मोटिवेशन भी मिलता है और रियल लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें, जो स्ट्रगल करके बंदा कुछ अच्छा करता है, उनसे प्रेरणा पा करके दूसरे युवा भी कुछ सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद। मतलब इसमें ऐसे ऐसे टॉपिक्स पे हमने बात करने की कोशिश करी है जो टॉपिक्स कैलाश जी के किसी और इंटरव्यूज में ज्यादा हाईलाइट नहीं हुए हो, ताकि लोग कमेंट कर सकते हैं कि भाई ये छूट गया, वो छूट गया। वो सारी चीजें आपको हर जगह मिल जाएगी, पर हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ऐसा मिले जो कि अभी कहीं नहीं आया हो। मिलते हैं नए पॉडकास्ट में नई शख्सियत के साथ में, और वही इसी अंदाज में। धन्यवाद।